स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मनी गुरु का एक और सेगमेंट। आज हमारे साथ फिरोज अजीज जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और आज हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड की छोटी छोटी बारीकियां किस तरीके से उस पर टैक्सेशन लागू होता है, इस पर हम आज बात करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अपना सवाल हमें भेजना चाह रहे हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। और इसी के साथ ही साथ टोल फ्री नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ फिरोज अजीज भी जुड़ चुके हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। और म्यूचुअल फंड की बारीकियों को समझेंगे, लेकिन आज एक खबर पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सेबी की बोर्ड बैठक होगी 28 मार्च को, जिसमें ये खबर निकल कर आ रही है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है उस पर जो लगता है उस पर 20% की कटौती कर सकती है सेबी। इस तरह का फैसला ले सकती है। तो फिरोज, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा, जो एक्सपेंस रेशियो में कमी आएगी डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही निवेशकों को, जो कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों में ही निवेश कर रहे हैं। पूजा जी, जो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हाईलाइट किया है शो में, आई थिंक ये सबको इम्पैक्ट करेगा। रिटेल निवेशक से लेके बड़े निवेशकों को ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर ये एक्सपेंस रेशियो कम होती है तो सीधे उनके मुनाफे में, उनके रिटर्न्स में उतना इजाफा हो जाएगा। सो पॉइंट वन, ये बहुत अच्छा मूव है। सेबी ने पहले तो सिस्टम को क्लीन अप करने की, म्यूचुअल फंड्स को इजीली अंडरस्टैंडेबल करने की पहले कोशिश की है। अब कॉस्ट पे तवज्जो दे रही हैं सेबी और कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रही हैं। पॉइंट 3 ये है कि 20% का कॉस्ट अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 2.5 से 2.8% तक की एक्सपेंस रेशियोज देखी गई है। डेट स्कीम्स में थोड़ी कम होती है, 2% तक एक्सपेंस रेशियो होती है। 20% का उसमें अगर रिडक्शन हो तो ऑलमोस्ट 50 to 70 पैसा, 0.5 to 0.7% का फायदा मुनाफा होगा हर निवेशक को। उससे रिटर्न्स जो है लॉन्ग टर्म में काफी इंपैक्ट होती हैं। उल्टा अगर आपने एलटीसीजी का इंपैक्ट देखा है फरवरी 1 को, उसका आधा इंपैक्ट ये सेबी का मूव अंडू कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सेबी निवेशकों के हित में काम कर रही है और उन सबके लिए बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एनहांसमेंट बिकॉज ऑफ फी रिडक्शन पे पूरी अपनी नजर लगाए बैठी है। बिल्कुल, एलटीसीजी के आने के बाद कहीं ना कहीं एक कंसर्न था म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच कि आप पैसा लगाएं या रिडीम कर ले, इस तरह ये कंफ्यूजन थे। लेकिन अब सभी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। एक तो ये कि वो सिंप्लीफाई कर रही है जितने भी फंड्स हैं उनको, और ये जो कदम 28 मार्च को जिस तरह का आउटकम निकल कर आएगा हम आपको जरूर बताएंगे इस पर क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं। लेकिन इस तरह का कदम अगर सभी उठाती है तो जैसा कि फिरोज जी भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि काफी अच्छा कदम होगा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए। अब बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। म्यूचुअल फंड्स पर काफी तरीके के टैक्सेशन अब आ गए हैं, एलटीसीजी टैक्स भी अब आ चुका है। फिरोज, हम आपसे समझना चाहेंगे, हम काफी सारी बातें पहले भी इस पर कर चुके हैं, लेकिन आसान शब्दों में आज आप हमारे दर्शकों को अगर बता पाए कि इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड में भी किस तरीके के टैक्स का बोझ आएगा निवेशकों पर, और उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए निवेशकों को। बिल्कुल, आई थिंक अगर हम पहले टैक्स समझें और उसको मैनेज करने का नेक्स्ट पोर्शन में हम उसकी समझदारी, अगर प्रूडेंस यूज करें। पहले तो 3 कैटेगरी के फंड्स होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, बैलेंस्ड फंड होता है और डेट फंड होता है। इक्विटी और बैलेंस्ड में एक तब्दीली आई है इस बजट में। इक्विटी स्कीम्स और बैलेंस स्कीम में 2 नए टैक्स जो नहीं थे इस बजट के पहले री इंट्रोड्यूस हुए हैं। 2004 तक ये दोनों टैक्सेस लागू थे और 13 साल तक गवर्नमेंट ने हमें ये छूट दी थी, बट वो री इंट्रोड्यूस हुए हैं। 2 टैक्स हैं। एक तो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें जो भी मुनाफा होता है उस पे 10%, अगर आप 365 दिन से ज्यादा निवेश रखते हैं अपना, तो 10% का टैक्स लगेगा आगे चलते हुए। पॉइंट 1। दूसरा एक टैक्स जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जिसको कहते हैं, जो भी डिविडेंड आता है उस पे 10% डिडक्ट करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको पे करेगी। आपके अकाउंट में आने के बाद आपको डिविडेंड पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बट वो डिडक्ट होके ही आपके पास आता है एट सोर्स। तो ये 2 टैक्स री इंट्रोड्यूस हुए हैं, दोनों इंसिडेंटली 10% में हैं। ये दोनों बैलेंस्ड और इक्विटी कैटेगरी में लागू हैं। डेट में कोई तब्दीली नहीं आई है।
डेट में अगर आप अपने पैसे को 3 साल होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 20% की टैक्स विद इंडेक्सेशन की सुविधा मिलती है। तो ये 3 टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है 3 कैटेगरी के लिए। ये तो अंडरस्टैंडिंग क्या टैक्स है इस पे हो गया। जी फिरोज, और पूजा जी आपने ये भी पूछा था कि क्या ऐसे जी प्लीज कंटिन्यू फिरोज, आप कुछ कह रहे थे। पूजा, मैं ये कह रहा था कि अब अगर ऐसी रिजीम में हमें टैक्स को मैनेज करना है तो एक 3 पॉइंट्स मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान में रखें। पहली बात तो ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो ज्यादा से ज्यादा लंबी अवधि तक रखें ताकि आपकी टैक्स जो है वो डेफर हो सके। लेट मी एक्सप्लेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो टैक्स तभी पे होता है जब आप अपने पैसे को निवेश को निकालते हैं, तभी लागू होता है। तो अगर आप 10 साल बाद अपना निवेश निकालते हैं तो आपको 9 साल तक कोई टैक्स नहीं लगती, 10वें साल में आपको पूरी टैक्स एक साथ लगती है। क्योंकि आप टैक्स 9 साल के लिए, पहले साल का टैक्स अमाउंट आपके पास 9 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है, तो आपकी टैक्स इंपैक्ट धीरे धीरे कम होती जाती है। सो लंबी अवधि तक होल्ड करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को तो आपका टैक्स इंपैक्ट 10 सालों में आधा हो सकता है। पॉइंट 1, शॉर्ट टर्म में रिडीम ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो टैक्स इंप्लीकेशन कम है। सेकंड, हर साल हर इंसान को, हर फैमिली मेंबर को आपके 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक ही फैमिली मेंबर के नाम पे ना करके, अगर आपकी फैमिली में 4 डिफरेंट मेंबर्स हैं तो उन सब के नाम पे अलग अलग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने से आप ये 1 लाख की जो लिमिट है हर साल हर इंसान की, हर नागरिक की, वो आप यूज कर सकते हैं। फैमिली ऑफ 4 में आपको 4 लाख पर एनम की जो एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है उसका जरूर प्रयोग करें। पॉइंट 2। पॉइंट 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आने की वजह से आपको अगर लॉसेस होती हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेस या शॉर्ट टर्म लॉसेस इक्विटी की, वो आप 8 साल तक कैरी करके उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं सेक्शन 70 के तहत। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो टैक्स को मैनेज करने के लिए आपको और थोड़ी होमवर्क करनी पड़ेगी। इधर मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूं, आपको थोड़ा और होमवर्क करके अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके इन तीनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चलते हुए 1 अप्रैल के बाद ग्रोथ ऑप्शन में ही निवेश करें, डिविडेंड ऑप्शन का प्रयोग ना करें, और सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन मेरे हिसाब से रेलेवेंट होगा। डिविडेंड ऑप्शन को एक्सक्लूड करें। अगर आपकी स्कीम्स डिविडेंड ऑप्शन में हैं तो अप्रैल 1 के बाद उसको मूव करें और ग्रोथ ऑप्शन में ले जाएं, वही ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा नए टैक्स रिजीम में। पूजा, ओके फिरोज, आपने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और दर्शकों को जरूर उससे फायदा मिला होगा, तो हमने आपको समझाया और डिटेल में बात की कि किस तरीके से आप अपने टैक्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त फोन लाइन के जरिए यूपी बिजनौर से सूर्या चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्या जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैम जी, क्या सवाल है आपका सूर्या जी? मैम मैंने आपको अपना ईमेल किया था जी, और आपने काफी सारे फंड्स लिए हुए हैं। जी मैम, उसी में थोड़ा समझना है कि क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए। ओके, और आपका गोल ये है कि 15 साल बाद आपको 5 करोड़ की रकम की जरूरत है। जी मैम, थोड़ा सा उसी का आइडिया चाहिए कि क्या कैसे कैसे करना है। बिल्कुल फिरोज, इनका जो पोर्टफोलियो है काफी सारे फंड्स हैं, मेरे ख्याल से करीब 10 फंड से ज्यादा इन्होंने लेके रखा हुआ है। इनका गोल ये है कि अगले 15 साल बाद इनको 5 करोड़ की रकम की जरूरत है। 2 साल पहले इन्होंने अपना निवेश शुरू किया था और हर महीने अपना निवेश बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी रहे हैं। आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो इनके पोर्टफोलियो पे आप अपनी राय दीजिए। सूर्या का पोर्टफोलियो, जैसा पूजा जी आपने राइटली हाईलाइट किया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसमें कंसोलिडेशन की बेहद ज़रूरत है। सूर्या, अगर आप ये आपके पोर्टफोलियो को देखें तो मैक्सिमम 6 से 7 स्कीम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकली अप्रूव्ड है कि 7 स्कीम से ज़्यादा एक पोर्टफोलियो में इक्विटी की ज़रूरत नहीं होती, इक्विटी स्कीम्स की। तो इसको कंसोलिडेट करने की हमेशा आप चाह रखें।
पॉइंट 2, आपकी 3 स्कीम्स में तब्दीली की जरूरत है। जो LNT का स्कीम है वो थीमेटिक स्कीम है। हर निवेशक को ये देखना चाहिए कि थीमेटिक स्कीम्स आइडियली चूज ना करें। कोर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से एक सिंपल निवेशक के पूरे रिटर्न के एस्पिरेशंस पूरे हो सकते हैं, तो LNT का स्कीम एग्जिट करें। थर्ड मतलब सेकंड स्कीम आपकी HDFC टॉप 200 की एग्जिट रिकमेंडेशन दूंगा। ICICI डिस्कवरी स्कीम को आप एग्जिट करें। तो ये 3 स्कीम्स एग्जिट करें और जो पैसे आपके हैं उसको आप दूसरी स्कीम्स में डाल सकते हैं। मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटी स्कीम में डाल सकते हैं, बिरला इक्विटी स्कीम में, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज एंड HDFC मिड कैप। ये 4 स्कीम्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से ज्यादा ब्राइट लगती हैं सूर्या। सो इसमें आप चेंज करके ये 3 स्कीम्स एग्जिट करके ये नई स्कीम्स जो अप्रैल से नए म्यूचुअल फंड के दौर में ये काफी अच्छी आपके काम आ सकती हैं। और लास्ट पॉइंट जो आपने ईमेल में लिखा है, आपके पास एक LIC पॉलिसी भी है। LIC पॉलिसी ट्रेडिशनल प्लान्स जो है उनकी रिटर्न 4 से 6% से ज्यादा नहीं आ पाएगी, तो उसमें पहले मौके पे आप उसको एग्जिट करें। और अगर एग्जिट लोड ना हो तो इमीडिएटली एग्जिट करें, या फिर एग्जिट लोड खत्म होने का जरूर वेट करें और उसमें से अपना पैसा निवेश निकालें, क्योंकि उसमें आप काफी लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं सूर्या। ओके, तो सूर्या जी राय आपको दे दी गई है। फंड्स में कुछ बदलाव करने का भी आपको सजेशन दिया गया है। आप उस अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो फिर से प्लान कर सकते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए एक और दर्शक जुड़े हैं, संदीप सांगली जी। संदीप जी नमस्कार। गुड इवनिंग पूजा जी। गुड इवनिंग, पूछिए आपका सवाल। पहली बार निवेश करना चाह रहे हैं आप? या फर्स्ट टाइम मैं निवेश करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने मेल में आपको सारे डिटेल्स ऑलरेडी भेजे हैं जी। ओके, तो फिर भी मैं मेरे गोल्स आपको बताता हूँ। एक्चुअली आफ्टर 7 इयर्स मुझे 25 लाख की जरूरत है, जो मेरे होम टाउन में मुझे घर बनाना है उसके लिए। तो उसके लिए मुझे कौन सा फंड लेना पड़ेगा और उसके लिए मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मेरा सेकंड गोल सेम है, 15 इयर्स के बाद मुझे 20 लाख चाहिए फॉर चाइल्ड एजुकेशन। तो उसके लिए सेम कौन सा फंड और कौन सी SIP मंथली कितनी होनी चाहिए? और 20 इयर्स के बाद 15 लाख फॉर चाइल्ड मैरिज जी। और आफ्टर 25 इयर्स आई नीड टू कवर फॉर आवर रिटायरमेंट। तो इसके लिए मुझे NPS करना चाहिए या कोई फंड चूज करना चाहिए? अगर NPS करना चाहिए तो मुझे मंथली कितना डालना पड़ेगा सो कि आई कैन रीच टू दैट कॉर्पोरेट एज ऑफ 60? ओके, तो ये मेरे सवाल है। चलिए संदीप जी, पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे बहुत अच्छी बात है, आपने अपने गोल्स काफी प्रॉपरली डिफाइन किए हुए हैं और पहली बार आप निवेश कर रहे हैं। उससे पहले आपने आप राय जानना चाह रहे हैं, अच्छे से आपने देख भी रहा है आपका सवाल देखकर कि आपने अपनी तरफ से भी रिसर्च किया हुआ है। फिरोज जी, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? पहली बार निवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान के बारे में भी कुछ जानना चाह रहे हैं, क्या राय होगी आपकी? आई थिंक संदीप जी, जैसे आपने हाईलाइट किया कि इनके गोल्स क्लियरली लेड आउट हैं, विच इज अ थम्स अप। हम हमारे सब निवेशकों को इनसे सीखना चाहिए कि गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इनकी फैमिली में अभी इनके 4 मेंबर्स हैं, चाइल्ड अभी है नहीं, फिर भी ये अपनी चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज के बारे में प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड संदीप, ऑल ऑफ अस शुड लर्न फ्रॉम दिस। पॉइंट 2, इनकी जो सेविंग्स टू सैलरी रेशियो जो है 1:2 है, मतलब 30,000 की आई में ये 15,000 सेव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रेशियो है। ज़्यादातर एक नॉर्मल इंडिविजुअल 20 से 25% से ज़्यादा अपनी सैलरी का सेविंग नहीं करते हैं, ये 50% करते हैं। ये बहुत अच्छा रेशियो है, इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए हम सबको कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सैलरी के 30-40% सेव करना एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है पर्सनल फाइनेंस का। अब रहा सवाल इनकी जो टारगेट्स हैं, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, रिटायरमेंट, लार्जली ये सब टारगेट पूरे हो सकते हैं अगर ये अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15% से 10 से 15% हर साल अगर आप ये इंक्रीज करेंगे संदीप, तो आपके पूरे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग अर्ली। दैट्स पॉइंट 3। आपको मैं स्कीम्स रेकमेंड करता हूं जो काफ़ी अच्छी होंगी आपके लिए। मिराय एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज कैप स्कीम होगा। कोटक सेलेक्ट फोकस एक लार्ज कैप स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। मिड कैप कैटेगरी में फ्रैंकलिन प्राइमा और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ये 4 स्कीम्स 2 लार्ज कैप 2 मिड कैप के साथ अगर आप कंबाइन करके अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 15,000 की करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। हर न्यू इन्वेस्टर को सिर्फ लार्ज और मिड कैप पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी बहुत सारी और
8 किस्म की म्यूचुअल फंड्स हैं इक्विटी कैटेगरी में, उसको सबको इग्नोर करें और इन दोनों कैटेगरी में 2-2 स्कीम्स जो मैंने बताई हैं उनसे शुरुआत करें और आपका 1/4 हिस्सा हर स्कीम्स में अगर डालेंगे तो आपके 15,000 रुपये आपके लिए अच्छी मेहनत करेंगे और आपके गोल्स को पूरा करने में आई थिंक संभावना जरूर काफी अच्छी होगी आपकी। ऑलराइट संदीप जी, ये सलाह आपके लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, अर्पित जी जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार अर्पित। हाँ मैडम, बिल्कुल मैडम। गुड इवनिंग, पूछिए। हाँ मैडम, मैंने आपको मेरा मेल भेजा है जी, तो मुझे ये चेक करना क्या मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे एक नया म्यूचुअल फंड लेने में इंटरेस्टेड हूँ मैं, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 35 फंड। ओके, तो आप बताएं क्या मेरा गोल के लिए बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ या मुझे कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है? और आप हर महीने अपना निवेश आप 11,000 रुपए से और बढ़ा सकते हैं अपना जो निवेश। अभी 9,000 है, मुझे 2,000 इंक्रीज करना है। 2,000 इंक्रीज करना है। मैं क्या नया फंड लूं या मोतीलाल वाला या इसी में कहीं ऐड करूं मैं? आदित्य बिरला के ही आपने 2 फंड्स ऑलरेडी लेके रखे हैं। चलिए आपके पोर्टफोलियो पर राय जी। मैंने अभी रिसेंटली 1,40,000 का लिक्विड फंड में भी डाला है। अच्छा, कोटेक का फ्लोटर लिक्विड फंड वाला। ओके, तो थोड़ा मुझे गाइड कीजिए मैडम। ठीक है। फिरोज, इनको क्या सजेस्ट करेंगे? 4 फंड्स इन्होंने लेके रखे हैं, 2,000 से ही अपना जो SIP है वो और बढ़ा सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो और इनके पोर्टफोलियो के जरिए क्या ये अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे? आई थिंक अर्पित का जो पोर्टफोलियो है जो इन्होंने हमें भेजा है उसमें 2 लार्ज कैप स्कीम, एक मिड कैप स्कीम और एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। ये 4 स्कीम्स हैं इनके पास। तो मेरे हिसाब से अब जो 5वीं स्कीम वो ऐड करना चाहते हैं तो वो मिड कैप कैटेगरी में होनी चाहिए लार्जली। सो नेक्स्ट स्कीम आपकी मिड कैप कैटेगरी में रखिए, लार्ज कैप में मत रखिए क्योंकि 2 लार्ज कैप्स हैं, 2 मिड कैप्स होंगी तो अच्छा बैलेंस और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की काफ़ी क्षमता होती है लार्ज और मिड कैप कैटेगरी फंड्स को। दैट्स एडवाइस 1। एडवाइस 2 ये है कि आप जो भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, जैसे मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड पोर्टफोलियो में पहले 35 शेयर थे, अब उसको उन्होंने घटा के 25 शेयर कर दिए हैं। मेरे हिसाब से 25 शेयर एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। एक आम निवेशक के लिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है और एक उतार चढ़ाव से रॉन्ग डिसीजंस की संभावना होती है। तो मेरे हिसाब से उसको आप एक्सक्लूड ही करें अपने पोर्टफोलियो में। जैसे आप ग्रेजुएट करें फिर आप ये ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज में निवेश जरूर कर सकते हैं, बट आज के समय में जो आपकी अभी शुरुआत हुई है निवेशक की, साल 2 साल निवेश की साल 2 साल ही हुआ है। सो फोकस मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड्स को आज ड्रॉप करें और एक फंड आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें से आपको ज़रूर निकलना चाहिए, वो है आदित्य बिरला टॉप 100। वो उनकी फोकस स्कीम नहीं है, वो उनकी फ्लैगशिप स्कीम नहीं है, तो अंडर परफॉर्म कर रही है और ये भी देखा जाएगा कि आई थिंक फ्यूचर में भी वो अंडर परफॉर्म करेगी। तो एक स्कीम आप एग्जिट करें, नेक्स्ट स्कीम जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो मिड कैप कैटेगरी में करें और जो आपको अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो जैसे आपने अपनी मेल में लिखा है तो कोटक सेलेक्ट फोकस में आप अपना लमसम निवेश ज़रूर कर सकते हैं, मार्केट की गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं जैसे आपने अपनी लास्ट इन्वेस्टमेंट्स की मेंशन की है अपनी मेल में अर्पित। ऑलराइट, तो अर्पित जी ये राय आपको दे दी गई है, कुछ बदलाव भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। फिरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में दर्शकों को समझाने के लिए LTCG के बेनिफिट्स के बारे, LTCG टैक्स के बारे में और किस तरीके से उसके बोझ को कम कर सकते हैं। तो फिलहाल मनी गुरु में इतना ही। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या फिर सुझाव हैं हमारे लिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zmedia.sgroup.com पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।